नमस्कार साथियों। जीवन में सफल बनने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। ईश्वर सिर्फ लकीर देता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है। आइए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। के केंद्र और राज्य के मध्य संबंध है, उन संबंधों की में जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा किस प्रकार से किया गया है। संविधान में केंद्र और राज्य के लिए क्या क्या सीमांकन किया गया है और केंद्र और राज्य के मध्य प्रमुख विवाद के बिंदु कौन कौन से हैं और इन अनुच्छेद के माध्यम से और संविधान के दृष्टिकोण के अनुसार इनको समझने का प्रयास करते हैं। मोटे तौर पर केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध 3 भागों में बांटा गया है। विधायी संबंधों के अंतर्गत आते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा है। 7वीं अनुसूची में जो सूचियाँ हैं वो 3 सूचियाँ बना रखी है। अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची, याद रखना 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 में 3 सूचियां बना रखी है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में क्या फ़र्क है कि संघ सूची के अंदर जो विषय वर्णित किए गए हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ की सरकार को है, केंद्र की सरकार को है। राज्य सूची में जो बिंदु वर्णित है उन्हें केवल राज्य सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है। और तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वो विषय डाले गए हैं जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन अगर दोनों कानूनों के मध्य मतभेद होता है तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होगा। तो संघ सूची के अंतर्गत कुल आज की तारीख में 100 विषय रखे गए हैं। राज्य सूची के अंदर 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय। याद रखने के लिए 0, 1 और 2 काउंटिंग ऐसे आगे बढ़ती है, 0, 1, 2 से 100 विषय संघ सूची में, 61 राज्य सूची में और 52 समवर्ती सूची में। इसके अलावा कई ऐसे विषय हैं जो इन तीनों में अगर वर्णित नहीं है और कोई नया विषय सामने आ जाए उन विषयों को अवशिष्ट विषय कहा जाता है और वो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास रखी गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रखी गई अनुच्छेद 248 के तहत। याद रखना विशेष महत्वपूर्ण है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। अवशिष्ट शक्तियाँ वे शक्तियाँ जिसका संविधान के अंदर इन तीनों सूचियों के अंदर उसका उल्लेख नहीं है। और इस मॉडल में हमने कनाडा के मॉडल का अनुसरण किया है। कनाडा के संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास है। कहीं ऐसे यूएसए में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास में है, लेकिन भारत के अंदर अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास में रखी गई है। तो विधायी शक्तियों के अनुसार इन विधायी विषयों का बंटवारा किया गया है। उसके बाद में आता है प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंधों में केंद्र और राज्य के मध्य जो प्रशासन होता है उन प्रशासन को मैनेज करने के लिए व्यवस्था दी गई है। अनुच्छेद 263 के अंदर अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति चाहे तो केंद्र और राज्य के मध्य सहयोग बढ़ाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। तो इसके तहत 28 मई 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। तो याद रखना अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? 28 मई 1990 और अनुच्छेद 263 के तहत। इसके अलावा प्रशासनिक संबंधों में आते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें IAS, IPS और IFS की जो सेवाएं हैं ये अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया। इन अखिल भारतीय जो सेवाओं का जो एग्ज़ाम, जैसा कि आप जानते हैं UPSC इनका एग्ज़ाम करवाती है और भारत सरकार ही इनके चयन की और इनके प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी करती है और ये राज्य सरकार के अधीन इन्हें काम करने के लिए भेजा जाता है। तो भारत में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दूसरी है IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज, और तीसरी है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। याद रखना फॉरेस्ट सर्विस है, इसका गठन 1966 में किया गया था और ये दोनों अंग्रेज़ों के समय से चले आ रहे IAS और IPS मूल संविधान में दोनों का उल्लेख किया गया। 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इसके अलावा समूह K और ख की और भी सेवाएं हैं जिनकी नियुक्ति और प्रशिक्षण केंद्र सरकार करवाती है। उन्हें भी अखिल भारतीय सेवाओं में मुख्य रूप से 3 सेवाएं हैं और समूह K और ख की और कई सेवाएं हैं जिनके लिए UPSC एग्ज़ाम करवाती है। उसके बाद में है वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंधों के अंदर केंद्र और राज्य के मध्य करों का बंटवारा आप किस प्रकार से करेंगे? तो केंद्र और राज्य के मध्य करों का बंटवारा, इन करों को भी अलग अलग श्रेणियां बना रखी है। कुछ ऐसे कर हैं
जिनको केंद्र सरकार ही लागू करती है, केंद्र सरकार ही उन्हें संग्रहित करती है। कई कर ऐसे प्रकार के जिन्हें केंद्र सरकार लागू करती है और राज्य उनको एकत्रित करते हैं और फिर उन्हें, और कई ऐसे कर है जो सिर्फ राज्य ही लागू करते हैं और राज्य ही उनको संग्रहित करते हैं। तो इसमें विशेष तौर पर ये याद रखना कि अनुच्छेद 101वां संविधान संशोधन के तहत 2016 में जीएसटी लागू किया गया था। जो जीएसटी जो कर है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित किया जाता है और बाद में राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है। तो ये जीएसटी महत्वपूर्ण है। और साथ में ये भी याद रखना, जो जीएसटी काउंसिल है उसका अध्यक्ष कौन होता है? केंद्र सरकार का जो वित्त मंत्री है, वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, वो भारत सरकार की वित्त मंत्री है, तो वो इस जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष है। इसके सदस्य हैं सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री है वो इसके सदस्य होते हैं। तो इसके इनमें जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन्हें विशेष तौर पर याद रखना। अब अगला है कि संचित निधि और लोक खाते कौन कौन से होते हैं। तो भारत की जो संचित निधि है वो अनुच्छेद 266 के तहत वर्णित है और इसमें भारत सरकार से जो समस्त राजस्व है या ऋण प्राप्तियां हैं वो सारी इसमें जमा रहती है अनुच्छेद 266 के तहत। और इसमें अगर वे करना है, खर्च करना है, तो संसद की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। संसद की अनुमति के बिना भारत की संचित निधि से धन की निकासी नहीं कर सकते और इसके हेतु विनियोग विधेयक संसद में लाया जाता है। याद रखना कि विनियोग विधेयक है किस राशि से, किस निधि से धन निकालने के लिए लाया जाता है, तो ये भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए लाया जाता है। अगला खाता है कि लोक खाता या सार्वजनिक खाता। ये अनुच्छेद 266(2) के तहत है। ये 266 और ये 266(2) के तहत। इसके अंदर लघु बचतें, जमाएं या भविष्य निधि, या मतलब ये ऐसे जो बचते हैं या मान लो एम्प्लॉय की अकाउंट है या कोई पीपीएफ अकाउंट है, वो सारे अकाउंट रहते हैं जो एक भविष्य निधि के रूप में या लघु बचतें पीएलआई वगैरह जिसमें जमा रहती है। इसमें केवल सरकार एक संरक्षक के तौर पर कार्य करती है और इससे राशि निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संसद इसमें केवल एक संरक्षक के तौर पर है और इसके जो राशि है वो संबंधित फर्म या संबंधित व्यक्ति राशि निकालता है, तो संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267(1) के तहत ये राष्ट्रपति के अधीन रखी गई है। अगर अचानक कोई ऐसा कोई काम आ जाए जिसके लिए धन निकालना, खर्च करना जरूरी है, तो अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो या संसद से अनुमति लेने के लिए समय नहीं हो, तो तुरंत प्रभाव से इस राशि से धन निकाला जाता है और इसके राशि धन निकालने के लिए संसद की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाद में जब वापस हालात सामान्य हो और संसद से अनुमति लेकर और यहाँ संचित निधि से धन इसमें वापस डाल दिया जाता है। तो इसमें केवल पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। खर्च करने के बाद में उसका जो ब्यौरा है वो संसद के अंदर रखा जाता है और उसके बाद में संचित निधि से उस खाते का पुनर्भरण कर दिया जाता है। यही नहीं कि अगर दाय प्रकृति की एक निधि है जिसे बिना मतलब अग्रिम तौर पर खर्च किया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार के खाते हैं और ये तीनों ही खाते इस केंद्र में इसी प्रकार से, इसी प्रकार ये राज्य में भी, प्रत्येक राज्य में इसी प्रकार के खाते होते हैं और स्वयं इसी प्रक्रिया, वहाँ संसद की जगह विधानमंडल के द्वारा अनुमति से उन खातों से राशि निकाली जा सकती है। अब देखते हैं केंद्र और राज्य संबंधों के मध्य कौन कौन से आयोग और समितियां गठित की जा चुकी है। सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में किया गया। इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। बाद में जब ये उप प्रधानमंत्री बने थे तो उप प्रधानमंत्री बनने के बाद में हनुमंतैया को इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इन्होंने कुल 22 अनुशंसाएं करी थी, जिनमें प्रमुख थी कि राज्यपाल की नियुक्ति करने से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए और अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए, जो बाद में 1990 में 28 मई 1990 को इसका गठन किया गया था अनुच्छेद 263 के तहत। दूसरी कमेटी है राजमन्नार कमेटी। याद रखना ये तमिलनाडु की सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था केंद्र राज्य संबंध के ऊपर, केंद्र राज्य के मध्य विषयों का अध्ययन करने के लिए 1966 में। इसके अध्यक्ष थे पीवी राजमन्नार इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने जो अनुशंसाएं की थी वो राज्यों के पक्ष में अधिक अनुशंसाएं की थी। इन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की अनुशंसाएं की थी, अवशिष्ट शक्तियों को राज्यों को देने की बात कही थी और ऐसे कई अनुशंसाएं थी जो जिसमें ये केंद्र को संघ को कमजोर करने और केंद्र को राज्यों को मजबूत करने की अनुशंसाएं थी। तो इसके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई विशेष गौर सरकार के द्वारा नहीं किया गया।
तीसरा था आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। ये पंजाब सरकार ये लेकर आई थी 1973 में, ये कमेटी बनाई थी। इनकी प्रमुख अनुशंसा थी कि रक्षा, संचार और विदेश के मुद्दों को छोड़कर बाकी सारे राज्यों को हस्तांतरित किया जाए। तो ये समिति भी क्या है कि एक कमज़ोर केंद्र की स्थापना करती है और ये राज्यों को अधिक मजबूत करती है। तो इसके ऊपर भी सरकार ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया था। तो इसमें ये प्रशासनिक सुधार आयोग, ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। इसका अगला आयोग है सरकारी आयोग। इसका गठन केंद्र सरकार ने 1983 में किया था और 1987 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके अध्यक्ष थे RS सरकारिया और इसके 2 सदस्य थे V शिवरमन और AR सेन। तीनों के नाम याद रखना क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग था। इन्होंने सुदृढ़ केंद्र की सिफारिश करी थी और इनकी सिफारिश के ऊपर ही VP सिंह की जो सरकार थी उन्होंने 1990 में केंद्र राज्य परिषद का गठन किया था और इन्होंने अखिल भारतीय जो सेवाएं थी उन सेवाओं को राष्ट्र की एकता के लिए अत्यंत आवश्यक माना था। अगला आयोग है पुंछी आयोग। पुंछी आयोग ये भी केंद्र सरकार ने इसकी केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए इसका गठन किया था। 2007 में इसका गठन किया था। 2010 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी और इन्होंने भी मजबूत केंद्र की सिफारिश की थी। साथ में ये महत्वपूर्ण याद रखना कि इन्होंने राष्ट्रीय एकता परिषद की अनुशंसा की थी। राष्ट्रीय एकता परिषद अमेरिका में गठित है जो सभी राज्यों के अंदर एकता बनाए रखने के लिए ऐसे कई प्रकार के क्रियाकलाप और मीटिंग्स का आयोजन करती है। तो इन्होंने राष्ट्रीय एकता परिषद के गठन की अनुशंसा की थी। तो ये प्रमुख आयोग थे। अब इसके बाद देखते हैं केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद के कौन कौन से बिंदु हैं। इसके बाद देखते हैं केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद के बिंदु कौन कौन से हैं। सब सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण और विवादित बिंदु है वो है राज्यपाल का पद। राज्यपाल है ये केंद्र सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। इसे लगाने से पूर्व वहाँ के संबंधित मुख्यमंत्री से किसी प्रकार की अनुमति या परामर्श कुछ भी नहीं लिया जाता। और ये इसमें जैसे VP सिंह ने तो ये यहाँ तक कहा था कि जैसे केंद्र में सत्ता बदलती है तो राज्यों के मुख्य राज्यपालों को स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि होता है जो राज्य में कार्य करता है। तो ये अगर जहाँ विपरीत दलों की सरकार हो केंद्र और राज्य के मध्य, वहाँ ये राज्यपाल का पद अत्यंत विवादित बन जाता है। और कई बार तो इन्होंने जो जनता के बहुमत को नकार कर और कम बहुमत वालों या दूसरे नंबर की जो पार्टी है उन्हें भी सत्ता सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने जैसे कई कार्य इन्होंने किए थे। उत्तर प्रदेश में जगदम्बिका पाल को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया था। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो राज्यपाल की भूमिका को कटघरे में खड़ा करता है। दूसरे विवाद का प्रमुख बिंदु अखिल भारतीय सेवाएं। जैसे अखिल भारतीय सेवाएं इनका पूरा चयन और प्रशिक्षण और इनके ऊपर नियंत्रण है वो भारत सरकार के द्वारा रखा जाता है और इसे संविधान के द्वारा इसे अनुच्छेद 312 के तहत विशेष प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो इनके कार्य शैली में राज्य सरकार केवल स्थानांतरण के अलावा कोई हिस्सेदारी नहीं रहती है। तो ये सेवाएं के जो अधिकारी होते हैं तो राज्य सरकार का अमूमन कहना होता है कि जनता के प्रति उतने उत्तरदायी नहीं होते, लोकतंत्र की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, लोकतंत्र की विकेंद्रीकरण पर खरे नहीं उतरते। तो इनका कई मुद्दों पर मतभेद हो जाता है इनके मध्य। तो राज्यों की मांग रहती है कि इन्हें समाप्त किया जाए। तीसरा रहता है केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय हिस्सेदारी है। कई ऐसे कर हैं जिनका लगाती केंद्र सरकार है और उनका संग्रहण भी केंद्र सरकार करती है, जैसे ये GST है। फिर उन्हें राज्यों में बांटा जाता है। तो राज्य अपनी हिस्सेदारी को लेकर चिंतित रहते हैं कि ये इनमें अगर अपना राज्य जितना राजस्व देता है उतना ही उसे वापस नहीं मिल पाता, या कई बार सरकार दूसरे दलों की होती है तो वो उस हिस्सेदारी को देने में देरी करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मध्य मतभेद होने की संभावना रहती है। चौथा बिंदु है केंद्रीय बलों की राज्यों में तैनाती। जो केंद्रीय सुरक्षा बल है, अर्धसैनिक बल है, उनकी राज्यों में तैनाती करने से पहले वहाँ के राज्य से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली जाती है। जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हैं या जम्मू कश्मीर है, उनमें ये केंद्रीय बलों की कई वर्षों से तैनाती है और वहाँ के जनता के विरोध के बावजूद, स्थानीय सरकारों के विरोध के बावजूद भी ये बल वहाँ कार्य करते हैं। और इन बलों को कुछ विशेष अधिकार, जैसे आपसवाद के खिलाफ लंबे समय से विरोध चल रहा है, तो ऐसे मुद्दे सामने आते हैं कि वे वहाँ के मूल अधिकारों का हनन करते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का हनन करते हैं। अगला बिंदु है राज्य विधानमंडल के विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना। अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधि को
राष्ट्रपति के अनुमति के लिए सुरक्षित रख लेता है और राष्ट्रपति भी लंबे समय तक उस पर साइन नहीं करते, उन्हें रोके रखता है, जिससे राज्य और केंद्र के मध्य एक मतभेद उभर कर आता है। अगला, राष्ट्रपति शासन। राज्य केंद्र सरकार के द्वारा अपनी मन मर्जी से कई बार राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, अनिश्चित काल के लिए लगा दिया जाता है, लंबे समय तक तो इन्हें केवल जो तुष्टिकरण के हितों के साथ ही जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ये वहाँ लोकतंत्र के हितों के ऊपर सीधा सीधा कुठाराघात है। और इनको ले, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है, कब तक रहेगा, कितना रहेगा, इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं है। तो ऐसे मुद्दे कई बार राज्य सरकार, जो जनता की चुनी हुई सरकार है, उस चुनी हुई सरकार को समाप्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, जो लोकतंत्र की मूल अवधारणा के खिलाफ है। तो ऐसी एक कतिपय बिंदु है जो केंद्र और राज्य के मध्य विवाद के रूप में उभर कर सामने आते हैं, और ये विवाद तब ज़्यादा गहरे हो जाते हैं जब दोनों राज्य और केंद्र के मध्य अलग अलग दलों की सरकारें हो। आज का यह टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।